नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 8 का चौथा टॉपिक कृषि। दोस्तों, कृषि के अंदर जानेंगे हम कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन सी फसलें हैं और विश्व के अलग अलग भागों में कौन कौन सी कृषि की जाती है, जलवासी कृषि, गहन निर्वाह कृषि, इन सारों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, ये एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करें। तो गाइड पढ़ें दोस्तों, गाइड बाद की बात है, पहले ही इनका जो कंसेप्ट क्लियर करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। आओ शुरू करते हैं। गुरप्रीत, मधु, टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने एक किसान के खेत में जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। दोस्तों, ये बच्चे जो किसान से बात करते हैं तो किसान ये चीज़ कहता है उनको। आगे देखते हैं। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए लाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। जो पौधे से हम गेहूँ काटते तब से लेकर जो चेंजेज होते हैं तब तक प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं होती हैं। अब देखते हैं किस प्रकार ये क्रियाएं होती हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से। तो दोस्तों, जो प्राकृतिक संसाधन उत्पन्न करते हैं, उत्पादन और निष्कर्षण करते हैं, वो तो आते हैं प्राथमिक क्रियाओं के अंदर। कृषि, मत्स्यन, संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। और दोस्तों, जो दूसरी क्रियाएं होती है तो इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। जैसे मान लो फसल है, मान लो जो फसल को हम निकालेंगे थ्रेशर से, खनिज तेल है, मान लो कोयला है, इनको हम रिफाइनरी के अंदर साफ़ करेंगे तो ये द्वितीय क्रियाएं आती हैं। और इसमें इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। इस्पात होता है जैसे बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम का विनिर्माण करते हैं। जो डबल रोटी बनाते हैं गेहूं के बाद के अंदर, वो द्वितीय क्रिया है। कपड़ा बनना, जो रुई होता है, रुई से हम कपड़ा बुनते हैं, ये द्वितीय क्रिया के अंदर आता है। प्रसंस्करण है मतलब। और तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। और तीसरी क्रिया होगी दोस्तों, इनमें जो सहयोग उत्पन्न होगा, पहला यातायात है, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञान, तकनीक, ये सारी तृतीय क्रियाएं कौन कौन सी? यातायात है, व्यापार है, बैंकिंग है, बीमा है, विज्ञापन, ये सारी तृतीय क्रियाएं हैं। और द्वितीय क्रियाओं के अंदर कौन सी है? इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी, कपड़ा बनाना। और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। और विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं और भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अब ये एग्रीकल्चर शब्द है, इसकी उत्पत्ति देखते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ है कृषि, से हुई है। एग्री और कल्चर दोस्तों, एगर या एग्री का अर्थ है मृदा और कल्चर से कृषि, यानी जो मृदा से कृषि करते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा? मृदा से कृषि
करना एग्रीकल्चर हो गया। आपको इनका याद रखना नाम कौन से भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के। एगर का क्या मतलब है, मृदा, और कल्चर से है कृषि करने से मतलब है। अगला देखते हैं दोस्तों, अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। स्थलाकृति अनुकूल होनी चाहिए, मृदा, जलवायु। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती हैं। जहाँ हम फसलें उगाएंगे वो क्या कहलाएगी, कृषिगत भूमि कहलाएगी। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। दोस्तों इनके कारक देखते हैं। कृषिगत भूमि का विश्व वितरण, ये कृषिगत भूमि दोस्तों कलर वाला, यहाँ खेती होती है इन क्षेत्रों के अंदर, इनके अंदर ये अफ्रीका के कुछ क्षेत्र देखो, ये कृषि के लिए क्षेत्र है, बाकी निर्जन है दूसरे क्षेत्र। ये ऑस्ट्रेलिया के इधर वाला क्षेत्र है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका के, ये मक्का पेटी हो गई, गेहूँ वाला क्षेत्र हो गया, यूएसए का क्षेत्र है। यूरोप के लगभग संपूर्ण क्षेत्र में कृषि होती है। भारत में लगभग कृषि होती है यहाँ। चीन, पूर्वी चीन वाले क्षेत्र के अंदर, ये तुम्हारे इंडोनेशिया वाला क्षेत्र, ये रूस वाला क्षेत्र। तो दोस्तों ये कृषि के क्षेत्र हैं, यहाँ कृषि होती है। विश्व का लगभग 50% भाग में कृषि होती है। अगला देखते हैं, क्या आप जानते हैं ये सारी कल्चर है दोस्तों, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। कृषि को बोलते हैं एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम को बोलते हैं, पीसीकल्चर मछली पालन को बोलते हैं, और विटीकल्चर जो दोस्तों अंगूर पैदा करते हैं, अंगूर उत्पादन को बोलते हैं, और हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि को बोलते हैं। इनका देखते हैं। पहला है दोस्तों एग्रीकल्चर यानी कृषि। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना पशुपालन का विज्ञान और कला है, और इसे खेती कहते हैं। एग्रीकल्चर में सब आता है दोस्तों, कृषि के पशुपालन और कृषि दोनों आएंगे। और सेरीकल्चर के अंदर रेशम उत्पादन के अंदर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, और ये कृषक की आय में पूरक हो सकता है, रेशम कीट पालते हैं। पीसीकल्चर मछली पालन में तालाबों और पोखरों में मछली पालन होता है। और विटीकल्चर में, जिसे द्राक्षा कृषि कहते हैं, द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती होती है। हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि होती है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल लगाने को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब तो देखते हैं कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है, और इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। दोस्तों कृषि कहाँ कैसे होती है, कृषि के महत्वपूर्ण निवेश एक तो बीज होगा, दूसरा उर्वरक है, फिर मशीनरी है और श्रमिक। ये कृषि के महत्वपूर्ण निवेश हैं, बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई इन कृषि की कुछ क्रियाएं हैं। और इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। और इस तंत्र के अंदर क्या आएगा, फसल आएगा, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आएगा। अगला है दोस्तों कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति किस प्रकार होती है वो देखते हैं। ये जुताई, बुआई, छिड़काई होता है, ये फसल है। तो ट्रैक्टर से तो हम खेती करेंगे, फिर बीज डालेंगे, फिर रसायन डालेंगे, खाद वगैरह, प्रक्रम, निर्गत, और लास्ट के अंदर इसको काट लेंगे और फिर निकाल देंगे फसल को। भौतिक और मानवीय कृषि निवेश किस प्रकार होता है। ये मानवीय निवेश, इंसान ये हल जोत रहा है खुद। भौतिक निवेश के अंदर सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा, ढाल, ये सारी मान लो हमें पर्यावरण से चीज़ें मिली है, ये आएगा भौतिक निवेश में। और मानवीय कृषि में भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन, ये सारा आदमी खुद करता है, खुद खेती करता है अपने हल से, और बाद में फसल
काटता है। अब देखते हैं दोस्तों कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में देखेंगे। कृषि के 2 प्रकार हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर कृषि 2 प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती है। किसके आधार पर दोस्तों? भौगोलिक दशाओं के आधार पर, उत्पाद की मांग के आधार पर, श्रम के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर। कृषि के 2 मुख्य प्रकार हैं, पहली है निर्वाह कृषि और दूसरी वाणिज्यिक कृषि। अब देखते हैं रोचक तथ्य क्या है। जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद। दोस्तों जैविक कृषि में क्या होता है, रासायनिक खाद का प्रयोग हम करते नहीं हैं और जैविक खाद डालते हैं। और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक पीड़कनाशी यानी जो नेचुरल रूप से जो ये कीट जिनसे मरते दवाइयाँ वो डालते हैं, ये कृत्रिम चीज़ें नहीं डालते हैं। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता, यानी फसल बढ़ाने के लिए कोई और कार्य नहीं करेंगे। अब निर्वाह कृषि देखते हैं। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। दोस्तों जो कृषि जीवन निर्वाह के लिए होती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, निम्न प्रौद्योगिकी दोस्तों उन्नत नहीं होती निर्वाह कृषि के अंदर, और परिवार के लोग ही कार्य करते हैं। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अभी निर्वाह कृषि के 2 रूप हैं, एक गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। पहला है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। यह है गहन निर्वाह कृषि की खासियत। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। दोस्तों 2 या 3 फसलें उगाता कृषक। चावल मुख्य फसल है गहन निर्वाह कृषि की, और अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। चावल तो सबसे प्रमुख है गहन निर्वाह कृषि में। गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन ये अन्य फसलें हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। ये सारे जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, चीन, भारत वाले क्षेत्र में, इंडोनेशिया। अगली है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं कृषि वाले, वो हैं। अब देखते हैं स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित हैं। ये दोस्तों अमेजन वाले वन हैं, वहाँ अफ्रीका के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ये होती हैं। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तेज पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। और मक्का, रतालू, आलू और कसावा, ये दोस्तों ये फसलें हैं। मक्का, रतालू, आलू और कसावा ये स्थानांतरित कृषि की फसलें हैं। इनको उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों स्थानांतरित कृषि का दूसरा रूप क्या है, कर्तन या दहन कृषि, यानी वनों को काटना और जलाना, इसे कहते हैं कर्तन और दहन कृषि। क्या आप जानते हैं स्थानांतरित कृषि को विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जानते हैं। पहला है जूमिंग। जूमिंग कहाँ कहेंगे दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो 7 बहने वाले स्टेट है, ये आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों के अंदर जूमिंग कहते हैं। और मिल्पा कहते हैं मैक्सिको के अंदर, और रोका कहेंगे दोस्तों ब्राज़ील में, और लदांग कहेंगे मलेशिया में। मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राज़ील और लदांग मलेशिया।
अगला है दोस्तों चलवासी पशुचारण। दोस्तों चालू रखना 1 मिनट। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया में और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान और जे.एंड.के में चलवासी पशुचारण प्रचलित है। ये क्षेत्र ध्यान रखना है आपको। ये सहारा के अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य एशिया और राजस्थान और जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की कृषि में पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं और इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। दोस्तों ये जो राजस्थान के अंदर जो भेड़ पालक हैं, ये जो मध्य प्रदेश मालवा वाला क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर ज़्यादा बारिश न होने की वजह से जानवरों को, भेड़ों को खाने के लिए चारा नहीं मिलता है, इसलिए वो ले जाते हैं। और इसी प्रकार जे.एंड.के के अंदर जो ज़्यादा सर्दी पड़ने की वजह से जो नीचे जो पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे चले जाते हैं सर्दियों के अंदर। पशु चारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। तो याक कहाँ पालेंगे दोस्तों? याक तो होता है जे.एंड.के के अंदर। ये पशु चारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध करवाते हैं। चलवासी पशुचारण अपने ऊँटों के साथ, ये दोस्त ऊँटों के साथ ये मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में रहबारी लोग होते हैं, वो ऊँटों को ले जाते हैं दूसरे स्थान पर, क्योंकि यहाँ चारा उपलब्ध नहीं हो पाता इनको। अगली है वाणिज्यिक कृषि। तो दोस्तों पहले हमने निर्वाह कृषि पढ़ ली और निर्वाह कृषि के हमने 2 रूप पढ़े थे। अब है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, तो फसल उत्पादन करेंगे और पशुपालन क्या करते हैं, बाजार में बेचने हेतु किया जाता है। जबकि निर्वाह कृषि में क्या होता है, ये फसल और पशुपालन करते हैं अपने घरेलू काम के लिए, घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। दोस्तों इसमें 3 तरह की कृषि है। वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। आपको उनका नाम याद रखने हैं, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। ये होती है वाणिज्यिक कृषि में। और दोस्तों हमने जो निर्वाह कृषि पढ़ी, गहन निर्वाह कृषि है और आदिम निर्वाह कृषि, 2 प्रकार की है निर्वाह कृषि। और जिसमें आदिम निर्वाह कृषि के अंदर स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण है। और वाणिज्यिक कृषि के अंदर 3 प्रकार हैं, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। ये दोस्तों ये गन्ने की रोपण कृषि बताई हुई है, इस तरह गन्ना होता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंदर फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूँ और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में वाणिज्यिक अनाज कृषि प्रमुख क्षेत्र है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। ये वाणिज्यिक अनाज कृषि में। अगला है दोस्तों मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। दोस्तों इन क्षेत्रों के अंदर मिश्रित कृषि होती है। यूरोप, अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अंदर मिश्रित कृषि होती है। अगली है रोपण कृषि। ये दोस्तों रोपते हैं फसलों को। केले की रोपण कृषि, ये केला इस तरह होता है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। एक ही फसल उगती है दोस्तों। चाय हो गया, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है।
उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। उत्पाद कहाँ करते हैं? खेतों पर ही करते हैं या निकट के कारखानों में करते हैं। और इस प्रकार इस खेती में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के दोस्तों रोपण कृषि कहाँ होती है? विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, मलेशिया में रबड़ और ब्राज़ील में कैवा, भारत और श्रीलंका में जो चाय इसके उदाहरण है। मलेशिया में सबसे ज़्यादा रबड़ होता है, ब्राज़ील में कैवा होता है सबसे अधिक, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण हैं। अब देखते हैं मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों चावल की कृषि होती है इस प्रकार। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। दोस्तों जो फसलें हैं जो कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल मिलेगा उनसे, गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें। दोस्तों जिन फसलों का उपयोग खाने में काम में आता है उन्हें खाद्य फसलें कहते हैं। खाद्य फसलें कौन सी हैं? गेहूँ है, चावल है, मक्का है और बाजरा, ये मुख्य खाद्य फसलें। दोस्तों खाद्य फसलें क्यों कहते हैं आप जान के होंगे, क्योंकि इनका उपयोग होता है खाने के लिए होता है, क्योंकि ये फसलों से पेट भरते हैं, इसलिए इनको खाद्य फसलें भी कहते हैं। दोस्तों चालू रखना आप। अगला है दोस्तों चावल। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। जूट और कपास किस प्रकार की फसल है? रेशेदार फसलें हैं, क्योंकि इनमें रेशा होता है जूट और कपास में। और चाय और कैवा मुख्य पेय फसलें। ये चाय और कॉफ़ी तो पीने के लिए काम आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि खाद्य फसलें कौन सी हैं, रेशेदार फसलें कौन सी और पेय फसलें कौन सी, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रख लीजिए आप। ये दोस्तों गेहूं का शस्य कर्तन है। इस तरह मशीनों से गेहूं को काटते हैं। अगला है दोस्तों चावल। चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है और ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इनका मुख्य आहार है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब 23.5 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र, उपोष्ण थोड़ा ऊपर मान लो इनसे। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। ऊंचा तापमान, आर्द्रता ज़्यादा होनी चाहिए और वर्षा की आवश्यकता होती है। और ये फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो वहाँ सर्वोत्तम ढंग से उगती है। चावल कहाँ मिलता है? ऐसी फसलें होती है दोस्तों चीका युक्त जलोढ़ मृदा होती है जिसमें जल रोकने की क्षमता होती है, यानी जो मिट्टी होती है दोस्तों तालाबों के अंदर उस तरह की मिट्टी होनी चाहिए चीका युक्त जलोढ़ मृदा, वहाँ ये होती है ताकि पानी रिसे नहीं। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है और इसके बाद क्रम से भारत, जापान और श्रीलंका और मिस्र है। सबसे ज़्यादा चावल होता है चीन के अंदर, उसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र। भारत में दोस्तों बंगाल और बिहार में चावल काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में 2 से 3 फसलें उगा सकते हैं हम चावल की, क्योंकि जलवायु इस टाइप की है। अगला है दोस्तों गेहूँ। बाजरे की कृषि इस तरह होती है। गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। गेहूँ के समय क्या चाहिए दोस्तों? जिस समय गेहूँ बढ़ रहा होता है उस समय मीडियम तापमान चाहिए, वर्षा और जिस समय फसल की कटाई उस समय तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। और इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। तो सबसे ज़्यादा गेहूँ की कृषि कहाँ की जाती है? दोमट मृदा के अंदर। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है दोस्तों। भारत के अंदर शीत ऋतु में उगाते हैं, ये बाकी कई देश के अंदर होता है ये। अगला है मिलेट दोस्तों।
फिर बाजरे को मिलेट कहते हैं। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये दोस्तों मिलेट है, बाजरा वगैरह है, ये कम उपजाऊ क्षेत्रों में और बलुई मृदा में उगाई जाते हैं। और ये ऐसी फसलें हैं जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। मिलेट के लिए क्या होता है, कम वर्षा की ज़रूरत होती है, उच्च से मध्यम तापमान और पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया और चीन और नाइजर इनके अन्य उत्पादक हैं। दोस्तों अन्य उत्पादक है ये रागी के। नाइजीरिया, चीन और नाइजर सबसे ज़्यादा ज्वार बाजरा रागी भारत में होता है और उसके बाद नाइजीरिया, चीन और नाइजर में होता है। अगला देखते हैं, क्या आप जानते हैं मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। मक्का को हम कॉर्न कहते हैं और विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। देखो मक्के के प्रकार इस तरह रंग बिरंगे मक्के होते हैं। मक्के को अंग्रेजी में कॉर्न कहते हैं। मक्के की कृषि, दोस्तों मक्के की कृषि का फोटो है। इसके लिए मध्यम तापमान, मक्के के लिए वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की ज़रूरत होती है। दोस्तों ये उपजाऊ भूमि की ज़रूरत होती है, पानी भी अच्छा होना चाहिए। मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाया जाता है। मक्का कहाँ मिलेगा, अमेरिका के अंदर मिलेगा, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में मक्का मिलेगा। अगला है दोस्तों कपास। ये कपास की खेती है। इसकी कृषि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रही दिन, दोस्तों लगभग 200 दिन पाला नहीं पड़ना चाहिए। वर्षा कम चलेगी, तापमान ज़्यादा होना चाहिए, तेज़ चमकीली धूप की ज़रूरत होती है और ये काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। काली और जलोढ़ मृदा में कपास हो जाती है अच्छी खासी। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। सबसे ज़्यादा कपास चीन के अंदर, फिर अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। रोचक तथ्य, कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की, इसके बारे में देखते हैं। ये हो गया हमारा कपास। कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी, 850 ईस्वी की बात है, काल्दी नाम का एक अरबवासी था जो बकरी चराने वाला था। अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था और एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधों की फलियों को चक्कर देखा और जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी, और उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। तो दोस्तों कॉफ़ी की खोज ऐसा माना जाता है कि एक बकरी चराने वाला था 850 ईस्वी की बात है, अरबवासी काल्दी। तो काल्दी नामक चरवाहे ने, जो अरब का रहने वाला था, उसने कॉफ़ी की खोज की। अब देखते हैं पटसन। पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है और ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से पैदा होता है। पटसन कहाँ पैदा होता है, जलोढ़ मृदा में, और इसे उच्च तापमान और भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। पटसन के लिए ऊंचा तापमान चाहिए, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। पटसन की फसलें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। कहाँ मिलती है पटसन की फसल, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। सबसे ज़्यादा पटसन भारत और बांग्लादेश से मिलता है। दोस्तों ये पटसन जो जूट को बोलते हैं, जूट होता है, उसको भारत और बांग्लादेश में ज़्यादा मिलता है ये। अगला है कॉफ़ी। ये कॉफ़ी की कृषि दोस्तों, ये
भारत में कर्नाटक में होती हैं और ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होती है। कॉफ़ी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और भू अपवाहित दोमट मृदा की ज़रूरत होती है। इसके लिए दोमट मृदा की ज़रूरत पड़ती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है और इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। दोस्तों, पर्वतीय ढालों में कॉफ़ी ज़्यादा होती है, चाय होती है। जैसे अग्रणी उत्पादक है ब्राज़ील, उसके बाद है कोलंबिया, फिर भारत है। और इसकी कॉफ़ी की खोज काल्दी नामक बकरी वाले चरवाहे ने करी थी, ये आपको पता चल गया होगा। अब है दोस्तों चाय। ये चाय की रोपण कृषि, चाय की खेती इस प्रकार होती है। चाय के बागान मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, आसाम वगैरह क्षेत्रों में, श्रीलंका में भी चाय खूब होती है। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है और इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या चाहिए? ठंडी जलवायु चाहिए चाय के लिए और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा मंद ढाल की आवश्यकता होती है। इसके लिए ये दोमट मृदा चाहिए और मंद ढाल चाहिए। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर महिलाओं और बच्चों की विशेष रूप से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके भी कृषि का विकास किया जा सकता है। और कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। और कृषि का विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, यानी अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन करना है खाने के लिए। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भाग में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। जहाँ दोस्तों जनसंख्या ज़्यादा है वो गहन कृषि करेंगे, क्योंकि सबको खाना खिलाना है। जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं और बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। या बड़े खेत हैं इसलिए वाणिज्यिक कृषि होती है, छोटे खेतों में ये कृषि नहीं हो सकती। आओ हम दो फार्म, एक भारत का एक अमेरिका का, में वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। देखेंगे आगे। क्या आप जानते हैं खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त सुरक्षित पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा प्राप्त हो। दोस्तों, सबको खाना मिलेगा तभी खाद्य सुरक्षा होगी। आप देखते हैं भारत का एक फार्म हाउस, ये दोस्तों खेत जोतते किसान, ये बाहर की तस्वीर है। पहले ऐसे जोतते थे, आजकल तो ऐसा कम ही जोतते, ट्रैक्टर वगैरह हो गए अब तो। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आदिलाबाद नाम का एक छोटा सा गांव है और मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म हाउस है और उसका आवास मुख्य गांव में है। दोस्तों 1.5 हेक्टेयर का एक खेत है और गांव, इसका मकान अलग जगह है, गांव में है। और वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षा के एकांतर पर खरीदता है। जब बारिश होती है तो वो बीज लेकर आता है। ज़्यादा उपजाऊ उर्वरक, उसकी भूमि उर्वर है। वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूँ या चावल या दालें उगाता है। और किसान अपने मित्रों बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। और वह अपने खेत की जुताई के लिए बाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यदि भी उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में नलकूप है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। और मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियाँ भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है और वह वहाँ एक
सदस्य भी हैं सहकारी भंडार का। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों, कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह देती हैं। कृषि के विविध कार्यों से परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वे बैंक और कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी लेता है और वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। और अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है और इसीलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ये दोस्तों भारत में खेत इस तरह होते हैं, इस तरह पेड़ पौधे मिले, छोटे खेत होते हैं। अब है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का फार्म, जो कितने बड़े बड़े खेत हैं दोस्तों, देखो बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं, केवल खेती ही होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार होता है 250 हेक्टेयर होता है। इतना बड़ा विशाल खेत का 250 हेक्टेयर, भारत में मात्र 1.5 से 2 हेक्टेयर बड़े खेत होते हैं। किसान सामान्य रूप से फार्म में रहता है। तो जो किसान कहाँ रहेगा दोस्तों, जो फार्म में यही रहेगा। 250 हेक्टेयर का खेत है, जो भी मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाती है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाती है। जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें संयुक्त राज्य अमेरिका में के मध्य पश्चिम में स्थित ओहियो राज्य के एक किसान, ये दोस्तों ओहियो एक राज्य है, 50 राज्य हैं वहाँ टोटल, कुल 50 राज्य हैं यूएसए में। उसका एक ओहियो राज्य है कि किसान जो हॉर्ने के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, किसान का नाम है हॉर्ने, इनके पास है 300 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वे आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरी कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं है। ये परिणाम जो हॉर्न को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं और इसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इनके पास कंप्यूटर भी है किसान के पास, वह उससे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। कंप्यूटर से खेत की तस्वीर मिल जाती है और ये रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। ये दोस्तों वहाँ अमेरिका के अंदर पीड़कनाशकों का ऐसे छिड़काव करते हैं, प्लेनों के द्वारा हवाई जहाज़ों से छिड़काव होता है पीड़कनाशकों का। वे ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग, ये दोस्तों इस सामग्री का उपयोग करते हैं। समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेसर संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं। ये अन्न भंडार हैं, भारत में है नहीं ये, अथवा बाजार अधिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, एक बिजनेसमैन की तरह किसान काम करता है, न कि एक खेती और किसान की तरह। संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत मशीनें, ये दोस्तों फार्म हाउस में से मशीनें हैं। भारत में दोस्तों होती नहीं ऐसी, कम है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। कृषि क्या है दोस्तों? कृषि के बारे में तो सभी को जानकारी है कि जो हमारी भूमि होती है, उपजाऊ भूमि, उस पर हम जो फसलें उगाते हैं उसे कृषि कहते हैं। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। कृषि को जलवायु, तापमान, मृदा, वनस्पति, वर्षा, ये सभी चीज़ें कृषि को प्रभावित करती है। स्थानांतरित कृषि क्या है और इस कृषि की क्या हानियाँ हैं? दोस्तों स्थानांतरित कृषि से मतलब है ऐसी कृषि जिनके लिए वनों को काटा जाता है और फिर वनों को जलाया जाता है,
तो वहाँ वो किसान 2-3 साल खेती करेगा। जब वो 2-3 साल बाद ज़मीन उपजाऊ नहीं रहेगी तो फिर वो नए वन काटेगा और जलाएगा और वहाँ खेती करेगा, फिर वापस पुराने वाली ज़मीन पे आ जाएगा। इस तरह दोस्तों ये खेती करते हैं, उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और इसकी हानियाँ क्या हैं? इससे जो वन क्षेत्र हैं वो कम हो रहे हैं और स्थानांतरित कृषि इतनी लाभदायक नहीं है, ज़्यादा उत्पादन होता नहीं है। रोपण कृषि क्या है दोस्तों? रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि का रूप है जिनके अंदर गेहूँ, चावल इत्यादि की खेती की जाती है। जिन फसलों को रोपा जाता है, चाय, तो उनके पौधे लगाते हैं, छोटे बीज। सरकार किसानों को कृषि के विकास के लिए किस प्रकार मदद करती है? दोस्तों, सरकार किसानों की मदद के लिए इन्होंने हेल्पलाइन बना रखी है और इसके अलावा जो सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण देती है, उर्वरक देती है, खाद बीज देती है, तो किसानों की इस प्रकार मदद होती है। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। उद्यान कृषि का अर्थ है फलों और सब्जियों को उगाने को उद्यान कृषि कहते हैं। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है दोस्तों? सुनहरा रेशा सोने वाला, गोल्डन रेशा है ये दोस्तों। जो पटसन है, पटसन को क्या कहते हैं आप? सुनहरा रेशा कहते हैं। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील को कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है। उसके बाद है कोलंबिया, फिर भारत में ये होती है कॉफ़ी। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, तो आपको इसका कारण बताना है। तो दोस्तों, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया होने की मुख्य वजह ये है कि भारत में जो किसान है केवल उतनी ही खेती करता है जितना वो अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। वो एक उद्योग के रूप में जैसे अमेरिका में होती वैसे कृषि नहीं करता है। अगला है विभिन्न फसल विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। दोस्तों, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जलवायु होती है, अलग अलग तापमान है, अलग अलग वर्षा है, तो इस वजह से अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग फसलें होती हैं। कुछ गर्मी में होती है, कुछ सर्दी में। कुछ फसलों को कम पानी चाहिए, कुछ को ज़्यादा चाहिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं से मतलब है फसल उगाने को, फसल काटने को, इनको हम प्राथमिक क्रिया कहेंगे। और जैसे खनिज है, खनिज का खनन करने को प्राथमिक क्रिया कहेंगे। तृतीय क्रियाएं मतलब ये जो फसलें हैं इनको परिवहन के माध्यम से, जैसे मान लो कपास है, तो कपास से कपड़ा बना लिया, तो कपड़े को जो परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। अब खनिज है, खनिज मान लो कोयला है, लोहा है, लोहे से अब कुछ चीज़ बना ली, स्कूटर बना लिया, मोटरसाइकिल बना ली, तो उसको परिवहन के माध्यम से या सेवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, उसे तृतीय क्रिया कहेंगे। तृतीय क्रियाएं सेवाएं जितनी भी हैं, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे वो परिवहन की हो, सेवाएं आती हो। प्राथमिक क्रियाओं में जो सीधा खनन होता है या सीधी कृषि होती है डायरेक्ट ज़मीन से, उसे कहते हैं। निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में क्या अंतर है? तो दोस्तों, निर्वाह कृषि के अंदर ऐसी कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं जो किसान अपने जीवन निर्वाह के लिए करता है। और गहन कृषि के अंतर्गत किसान उच्च तकनीक और उच्च उर्वरकों, अच्छे उर्वरकों का उपयोग करते हैं ताकि वो अपने परिवार के निर्वाह के साथ साथ बाज़ार में भी फसलों को बेच सके, उसे कहेंगे गहन निर्वाह कृषि। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये कृषि टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।